अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। बजट की भरपूर तैयारी है और जिस तरह से गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बजट के हवाले से जो इत्तलात और जो खबरें आ रही हैं वो आवाम के ब्लड प्रेशर को बड़ा ज़्यादा हाई कर रही हैं। जो इत्तलात अभी तक आ रही हैं, बजट में 220 अरब के नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं। डेफिनेटली सैलरी क्लास के लिए जो रिलीफ की वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे थे वो मिलना ज़रा मुश्किल नज़र आता है। गाड़ियाँ, सोलर पैनल, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया ये महंगी होने का इम्कान है। ताजिरों को सालाना 20 करोड़ रुपए जो कमाते हैं उनको फिक्स इससे सेल पर फिक्स्ड 25,000 रुपये देना होंगे। और इसके साथ साथ IMF की भी शराइत भी हैं। बिजली गैस महंगी होने जा रही है। पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का इम्कान है। क्या खदोखाल बजट के आ रहे हैं सामने और क्या आवाम को किसी किस्म की कोई रिलीफ की उम्मीद इस बजट से लगानी चाहिए या नहीं, इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर शाहिदा वजारत साहिबा माहिर मईशत हैं, मेरी इंतहाई है, मुझे ज्वाइन कर रही हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। प्रोफेसर साहिबा, जब बजट की तैयारी हो रही होती है और बजट आने वाला होता है तो अवाम बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे होते हैं और इस वक्त जो हमारे सामने इत्तलात आ रही हैं, 220 अरब के नए टैक्सेस लगाए जाने का इम्कान, सेल्स टैक्स 1% बढ़ाने की तजवीज़ है, साबुन से लेकर दूध, दाल से लेकर तेल, बाइक से लेकर गाड़ी, यानी हर चीज़ ही महंगी होने जा रही है। देखिए, हुकूमत के लिए सबसे आसान यही तरीका है, क्योंकि इस मुल्क के जो अवाम हैं वो बिल्कुल मुनज़्ज़म नहीं है, वो उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है। तो बस सबसे आसान तरीका यही है कि आप टैक्सेस इनसे जमा करते रहें और उसको इस्तेमाल करके डेट सर्विसिंग करते रहें। मैंने इस पे एक स्टडी की थी और मैंने देखा था कि गवर्नमेंट के जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उसमें से कौन से में बेहतरी आई है और कौन से में बेहतरी नहीं आई है। तो मैंने ये देखा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हु इज़ इन पावर, चाहे हुकूमत PTI की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे किसी की हो, सिर्फ दो इंडिकेटर्स ने अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक तो टैक्स GDP रेशियो और दूसरा डेट सर्विसिंग ओवर GDP रेशियो। यानी कि हुकूमत सिर्फ एक काम कर रही है, वो आके IMF से कर्जे लेती है और फिर लोगों से टैक्सेस जमा करके उनको डेट सर्विसिंग कर देती है और हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है। अपने जो उनके स्टाइल हैं, उनका तर्ज ज़िंदगी है, उनका जो शाहाना तर्ज ज़िंदगी है, वो उसी तरह बरकरार रहता है, उसी तरह प्रोटोकॉल्स उनको मिलते रहते हैं, उसी तरह उनके शाहाना रोज़ के लाखों के खर्चे हैं। और इस मुल्क में इस मुल्क को इस तरह अब नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि लोगों के पास अब पैसे नहीं है कि वो इस तरह टैक्सेस देते हैं। भी माहिरीन मईशत हैं वो यही कहते रहे कि हुकूमत अपने अखराजात को कम करे। अब मुझे बताइए, ये जो हम एज्यूम कर रहे हैं इस वक्त कि महंगाई किस लेवल पर जा सकती है, अगर ये 1% सेल्स टैक्स बढ़ जाता है तो डेफिनेटली महंगाई की शरह तो बढ़ जाएगी। फिर पेट्रोलियम लेवी के हवाले से भी बताइएगा कि इस वक्त महंगा तरीन पेट्रोल हम खरीदने पर मजबूर हैं, तकरीबन 100 रुपये से ज़्यादा की हम लेवी दे रहे हैं। अगले बजट में इसका हदफ बढ़ाने की तजवीज़ आ रही है। अगर ये होता है तो फिर इसके क्या असरात होंगे मजीद? देखिए, अब लोगों का मेरे ख्याल में सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ना आप हुकूमत ना बिजली दे पा रही है, और ये नहीं है कि हुकूमत बहुत बिजली पे किफ़ायतशुआरी कर रही है, पैसे बचा रही है। अरबों रुपए IPPs को दिए जा रहे हैं, मगर लोगों के पास बिजली मैसर नहीं है। आप देखिए, अब गैस भी मैसर नहीं है। रमज़ान तक में लोगों के पास गैस नहीं थी और बड़ी मुश्किल से सहरी और अफ्तार होती थी। अब देखिए कि पानी इतनी बहुत ज़रूरी है, इतना गर्म मौसम है, उसमें पानी की इतनी ज़रूरत है, और आप देखिए कि पानी मैसर नहीं है। बकरीद पे पानी नहीं था, बकरों की कीमतें इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग कुर्बानी नहीं कर सके, और अगर कुर्बानी किसी न किसी तरह अफोर्ड भी कर लेते तो वो नहीं थे, पानी नहीं था कि फिर घर को साफ़ कैसे करेंगे और सारे में गंदगी होगी। तो आप देखिए कि हुकूमत टोटली फेल हो गई है। और न सिर्फ ये हुकूमत बल्कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं जिन्होंने IMF पे
ये इन्हिसार किया है कि बस IMF से पैसे ले लेके अपने शाहाना तर्ज ज़िंदगी जारी रखेंगे और लोगों से फिर कर्जे जमा कर करके टैक्स जमा करके उनको पे करेंगे। प्रोफेसर साहिबा, हमारा एक बड़ा मसला टैक्स नेट के हवाले से है। वो जो टैक्स नेट से बाहर है उनको टैक्स नेट में लाना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस बार जो ताजरों के लिए एक स्कीम आ रही है या जो तजवीज़ आ रही है कि अगर 20 करोड़ आप सालाना की सेल करते हैं तो 25,000 रुपये फिक्स टैक्स आपके ऊपर लगेगा। अब अगर यही मैं सैलरी क्लास को देखती हूँ, जो शख्स 1.5 लाख रुपए कमाता है उसको 72,000 रुपये सालाना टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जो 20 करोड़ की सेल कर रहा है उसके लिए 25,000 और फिर ऑडिट से भी मुस्तस्ना करने की बात हो रही है। इस तरह की पॉलिसी को किस तरह देख रही हैं आप? देखिए, मैंने ये 12 कहा है कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ये वाहिद मुल्क है जिसका मैंने देखा है जिसका पब्लिक फाइनेंस इतना रॉटन है कि आप गरीबों से और मिडिल क्लास से पैसे जमा कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जब से हमने IMF से कर्ज़े लेना शुरू किए, जब से GST और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इन्हिसार बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के टोटल टैक्सेस का 2/3 जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से जाता है। जिसका मतलब ये है कि आम लोग जो है, मिडिल क्लास और गरीब लोग 2/3 टैक्सेस जमा करते हैं। और ये खर्च किस पे होता है? ये खर्च होता है पार्लियामेंटेरियंस को बेहतर सहूलियात देने पे, जजेस जो ऑलरेडी लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिनकी बहुत ही ऐशो इशरत में रह रहे हैं, उनके मराद बेहतर करने में। और पहले तो ये भी था कि जो मतलब बाहर भी पेंशन्स भी जाती थी डॉलर्स में, मगर अब सुना है कि वो बंद कर दिया गया है। और इसी तरह आप देखिए कि बैंक्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको 3 करोड़ रुपए और 4 करोड़ रुपए हेड की तनख्वाह है, और जो वहाँ सबसे लोएस्ट पेड के बगैर ना हमारा गुजारा नहीं है। आप जैसे कि कह रही हैं कि जिस हुकूमत ने IMF पे इन्हिसार किया उसने मईशत का यही हाल किया, तो अब हुकूमत कह रही है IMF के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। क्या वाकई गुजारा नहीं है IMF के बगैर? मजबूरी है हमारी। मेरे ख्याल में हुकूमत का पाकिस्तान को IMF के कर्जे नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को IMF के कर्जों ने एक बहुत बदहाल और बहुत गरीब मुल्क बना दिया है। हो सकता है कि हुकूमतों को अपने ऐशो इशरत के लिए IMF से पैसे लेना हो। देखिए, ये कहीं भी नहीं होता है कि हुकूमतें इतने ऐशो इशरत में रह रही हैं और आवाम जो है उसके पास कोई सहूलियात मैसर नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना वो बकरे मतलब वो कर सकता है, बकरीद मना सकता है, और ना उसके पास खाने पीने को पैसे हैं, ना इलाज के लिए है। जिन लोगों की तनख्वाहें 20-25 हज़ार हैं, उनके बिजली के बिल आते हैं 20,000 रुपये, किसी के 25,000 रुपये। तो आप देखिए कि ऐसा लगता है। और पाकिस्तान में जब से हमने IMF से कर्जे लेना शुरू किए हैं, दौलत की तकसीम का तनासुब बहुत ख़राब हो गया है। शाहिदा साहिबा, देखिए जो आप बात कर रही हैं ये वो मसाइल हैं जो पाकिस्तान का एक एक शहरी मसाइल जानता है, लेकिन आप क्योंकि माहिर मईशत हैं तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती हैं, बता सकती हैं कि मसले का हल कैसे निकाला जाए। अब आप ये कह रही हैं कि IMF ने बदहाल कर दिया, अगर IMF के पास ना जाएं तो सोल्यूशन है क्या? हमारे पास तो सबसे बड़ा मसला डॉलर की कमी का है। अगर हम नहीं जाते IMF के पास तो हमारे पास वो डॉलर्स आएंगे कैसे? क्या होगा? देखिए, मैंने इस पर 2 साल पहले एक किताब लिखी थी और मैंने एक अल्टरनेटिव बनाया था कि आप IMF के पास ना जाएं तो किस तरह आप अपनी मईशत को, पब्लिक फाइनेंस को बेहतर तरह से कर सकते हैं मुनज़्ज़म। मगर मसला ये है, मिसाल के तौर पे आप जो तय्युशात इंपोर्ट कर रहे हैं वो आप इंपोर्ट ना करें। आपसे किसने कहा है कि आप कुत्ते बिल्ली का खाना इंपोर्ट करें? ये तो ज़रूरत हमारी कोई नेसेसिटी नहीं है। फिर आप देखिए कि आप अगर स्टोर्स में जाएं, सुपर ग्रोसरी स्टोर्स में, तो वहाँ एवोकाडोज़ रखे हुए हैं। एक एवोकाडो 350 रुपये का है। और इसी तरह इंपोर्टेड फल हैं, इंपोर्टेड चीज़ है, इंपोर्टेड जूसेस हैं, चॉकलेट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं। आपको इनकी क्या ज़रूरत है इंपोर्ट करने की? अगर आपके पास डॉलर्स नहीं है तो आप इन चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करें। आपको एक टारगेटेड अप्रोच की ज़रूरत है कि आप अपनी वो करें, तयन करें कि आपकी ज़रूरी अशिया क्या हैं, और आपको जो ज़रूरी अशिया हैं उनके लिए अपने डॉलर्स रखें।
और इसके अलावा जो आपके ज़रूरी अशिया हैं उनको आप जो उसके लिए डॉलर्स के बजाय आप उनको बार्टर पे भी कर सकते हैं। बहुत से मुल्कों ने हमें ऑफर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, टारगेटेड अप्रोच की सारे सिलसिले में। और अब आवाम को इंतज़ार है इस बात का कि बजट जिसके बारे में इतनी कयास आराइयाँ हो रही हैं कि ये चीज़ें हैं जो आवाम के लिए मज़ीद मुश्किल हो सकती हैं, अब जब वो आएगा तब क्या सामने आएगा। क्विकली नाज़रीन दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। MQM पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची हिल पार्क की ज़मीन पर कब्जा करके का इल्ज़ाम लगाया है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने तो फील्ड मार्शल से मुदाखलत की अपील की है और ख़दशा जाहिर किया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पीपल्स पार्टी कराची की ज़मीन ही बेच देगी। मेयर कराची ने भी इन तमाम इल्ज़ामात का जवाब दिया है, वो भी सुनवाती हूँ आपको। लेकिन हकीकत यह है कि सियासी बयानात एक तरफ, कराची का हाल अच्छा नहीं है, ये सारी दुनिया को मालूम है। पानी का मंसूबा K4 11 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ है। 4 साल से BRT रेड लाइन मंसूबा ये नामुकम्मल है। बिजली और गैस की शदीद लोड शेडिंग है कराची में। सीवरेज का निज़ाम तबाह है कराची में। कचरा सड़कों से उठता नहीं है कराची में। सारा शहर मिट्टी गर्द आलूद से अटा हुआ है। सरकारी स्कूल बदतरीन सूरत हाल का शिकार हैं। हाँ, सेहत की सूरत हाल बेहतर है। और ये भी हकीकत है कि माजी में कराची के पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स पर चाइना कटिंग्स हुआ करती थी। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। और उसके साथ साथ साबिक सेक्रेटरी ख़जाना यूनुस ढागा साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे कराची शहर के हवाले से बात करने के लिए। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन इल्ज़ामात का जवाब भी आ गया है। वसीम अख्तर साहब जवाब दीजिएगा सर। देखें, पहली बात तो ये है कि जहां तक नस्ला टावर अलादीन पार्क का मामला है, जब ये फैसला आया था जो कि सुप्रीम कोर्ट से आया था, दोनों का, नस्ला टावर का भी और अलादीन पार्क का भी, तो हम विक्टिम भी रहे हैं कोर्ट्स के, मगर अल्लाह का शुक्र है हम एहतराम करते हैं कोर्ट्स का। हमने थोड़ा बहुत एहतजाज भी किया था दोनों जगहों पे जाके, मगर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे। अब मेयर साहब बैरिस्टर हैं, कानून जानते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। वसीम अख्तर नहीं तोड़वा सकता, मेयर नहीं तोड़वा सकता, MQM नहीं तोड़वा सकती किसी चीज को। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं जो कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अब वो अलग बात है कि जो बैरिस्टर साहब हैं, मेयर साहब, इनके सामने एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बिल बोर्ड कराची में नहीं लगने चाहिए, मगर कराची में बिल बोर्ड तो लग रहे हैं, टाउन में भी लग रहे हैं, पूरे शहर में लग रहे हैं, उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, ऐसे जवाब दे के टीवी पे निकल नहीं सकते आप। और 1 इंच भी जमीन, अगर आप KMC की बात कर रहे हैं जी, तो वो पार्क जो है वो KMC का पार्क है, हिल पार्क KMC का पार्क है। उस पहाड़ को काट के एक प्लॉट निकाला जा रहा है, तो आप पे तो जिम्मेदारी बनती है। आप अपने पार्क की जमीन को नहीं बचाएंगे तो आप सोसाइटी पे कैसे डाल सकते हैं? ये सोसाइटी जाने, उसका काम जाने। सोसाइटी का प्लॉट नहीं है, आपका पहाड़ काटा है उन्होंने, जो भी लैंड ग्रैबर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। और जहां तक MQM का मामला है कि हमने कोई गलतियां की हैं, देखिए हमारी अच्छे काम बुरे काम जो भी हुए हैं वो अवाम के और मीडिया के सामने हैं। आप बताएं 18 साल में आपने अंडू क्यों नहीं किए हमारे बुरे काम? आपने हमारे काम खराब जो किए थे उनको बेहतर क्यों नहीं कर लिया 18 साल में? आप तो बहुत बड़े नाकाम रहे हो। आपकी तो फेलियर है। मैं अकेला नहीं बोल रहा, पूरा पाकिस्तान बोल रहा है। अच्छा वसीम अख्तर साहब, वैसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी जो बात की है, नस्ला टावर जिस वक्त गिराया गया था 2021 में, तो उस वक्त मेयर नहीं थे आप, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब खुद ही थे। अब मुझे बताइए कि जो हिल पार्क वाला मामला है, इस मामले को क्या आप अदालत में लेके जाएंगे और फरीक बनाएंगे फिर मेयर को? देखें, अदालत में तो ऑलरेडी हम चले गए हैं हमारे वकील पार्टी के। अब ये तो कंटेम्प्ट है ना, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर है हिल पार्क के लिए, और अगर वो एक्ट हो रहे हैं तो ये तो कंटेम्प्ट है। वो तो ऑटोमेटिकली इनको जवाब देना पड़ेगा कि कैसे कट रहा है वो पहाड़। आप जिम्मेदार हो ना। बिल्कुल ठीक। आपने जो एक बात की, एस्टेब्लिशमेंट से मुदाखलत का मुतालबा आपकी तरफ से किया गया है, वो कैसे मुदाखलत करेंगे या कैसे मदद की जा सकती है? जब प्रेसिडेंट साहब ये कह सकते हैं टीवी पे
कि हम स्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, और तो मैं भी पाकिस्तान का ही शहरी हूँ और मैं अपनी स्टैब्लिशमेंट को देख रहा हूँ कि वो जिस तरह से मुल्क को बचा रही है, पूरी दुनिया में अगर दुश्मन है उनसे बचा रही है, जानों का कुर्बानी दे रही है, तो अंदर जो मुल्क के मेरी नजर में दुश्मन है मुल्क के, तो मैं तो उन्हीं से, फील्ड मार्शल साहब से, आपके तवज्जो से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कराची को बचाएं। मैं अकेला नहीं कह रहा, कराची में पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी, मीडिया से रिलेटेड लोग, बिजनेस कम्युनिटी के लोग ये कह रहे हैं कराची तबाह कर दिया, तो और मैं अब किससे बोलूं। लेकिन सर कभी वो विफाक की टेरिटरी में देने की बात करते हैं, विफाक की टेरिटरी बनाने की बात करते हैं, कभी जो है वो आप फील्ड मार्शल से बात करते हैं, लेकिन बुनियादी सवाल तो ये है कि आप लोग खुद हुकूमत का हिस्सा हैं, आपके वज़रा जो हैं वो बैठते हैं वज़ीर आज़म साहब के साथ, तो आप उनसे बात क्यों नहीं करते? जाहिर है जब मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं तो पार्टी के लोग वज़ीर आज़म से भी बात करते हैं, मगर अफसोस के ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और है। यहाँ तो कब्जे हो रहे हैं, यहाँ तो वाटर बोर्ड के अरबों रुपया रोज का रिश्वतों में जाता है, पानी किसी के घर में नहीं आता, ना गैस आती है, ना ट्रांसपोर्ट है, कराची में तो कुछ भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, और टैक्स अपनी जगह दिए जा रहा है कराची, तो मैं किससे बात करूंगा? जाहिर है ना सदर सुन रहा है, ना वजीर आजम सुन रहा है, तो मैं चीफ। अच्छा, यानी आपके वज़रा बात करते हैं लेकिन वजीर आजम सुन नहीं रहे? नहीं सुन रहे ना, अगर सुन रहे होते तो ये चीजें नहीं हो रही होती ना। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम अख्तर साहब, प्रोग्राम में आप साथ। और इसी हवाले से हमने कोशिश की कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब आज प्रोग्राम में हों और वो अपना मौक़िफ़ सामने रखें, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हों। हमने सबको दावत दी लेकिन कोई प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सका। अभी भी प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप आ सकते हैं और इस पर अपना मौक़िफ़ प्रोग्राम में रख सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। रूस अफ़गान तालिबान को जदीद दिफाई निज़ाम, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम क्या ये फ़राहम करेगा? ये एक बड़ा अहम सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं उनकी जानिब से कुछ बात ऐसी की गई, मुलाकात हुई और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ये दिफाई नहीं है बल्कि मिलिट्री का टेक्निकल मुआहदा है। रूस और तालिबान के दरमियान अगर ये मुआहदा हो जाता है तो फिर इसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? और रूस दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 2025 में तालिबान की जो हुकूमत है उसे तस्लीम किया था, तालिबान को तस्लीम किया था। इस पर बात करने के लिए एहसानुल्लाह टीपू साहब माहिर हैं अफ़गान उमूर के, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ सर। ये जो अफ़गानिस्तान और रशिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ है, जिसके बाद BBC अपनी सोर्सेज का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट करा है कि मुल्ला याकूब को इस बात पर आमादा करने में मुल्ला याकूब कामयाब हुए हैं रूस को कि वो उन्हें जदीद दिफाई फ़ज़ाई निज़ाम फराहम करेगा। ये बज़ाहिर जो मुआहदा है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगता है, किस तरह से रीड कर रहे हैं आप इसे? यानी शुरू में ये मुआहदा उसकी जब इतलात आने लगी तो मुझे नहीं, यानी उसमें ये इंडिकेशन नहीं कि ये कोई पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, बल्कि जब मुल्ला याकूब काबुल एयरपोर्ट पे वो लैंड उन्होंने किया और वहाँ पे जो मीडिया टॉक्स हुई तो उसमें भी शुरू में उन्होंने कहा कि ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, बल्कि इंटरनल हमारे जो है सिक्योरिटी के हवाले से इशूज़ उनके लिए हमने एक्वायर किया है। लेकिन आखिर में वो फिर जाके डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम वो मैंशन करता है कि यानी ये जो उसको लिंक करता है कि ये जो डील हुई है रशिया के साथ, तो इसकी वजह से पाकिस्तान फ्यूचर में यानी जिस तरीके से वहाँ के हमले करता था वो पाकिस्तान हमले नहीं कर पाएगा फ्यूचर में। तो ये मेरे ख्याल में यानी मैं इसको एक स्ट्रेटेजिक या डिप्लोमेटिक ब्लंडर समझता हूँ मुल्ला याकूब की जानिब से। अफगानिस्तान में कुछ लोगों से बात हुई तो उनका भी यही था कि वो उन्होंने इस बयान को ज़्यादा यानी वो नहीं किया, बल्कि वो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि ये जो यानी किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए था हमारे वज़ीर दिफा को, और इसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को एक मौका दिया है। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से कोई फॉर्मल रिएक्शन हमने नहीं देखा, ना हमारे वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ना वज़ारत दिफा की जानिब से ये जो डील हुई है। लेकिन मुल्ला याकूब ने अपनी तरफ से एक मौका पाकिस्तान को फराहम किया कि अब पाकिस्तान यानी फॉर्मली भी अगर इस इशू को वो रेज उन्होंने किया रूस के साथ तो वो कर सकता है, क्योंकि मुल्ला याकूब ने डायरेक्टली एक तरह से पाकिस्तान को थ्रेटन करने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल में कि ये जो मुल्ला याकूब का बयान है ये पाकिस्तान के हक में जाता है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि जिस तरह एक ऐसी हुकूमत जिसे सारी दुनिया दहशतगर्द तस्लीम करती है, वो चाहे ख़वातीन के मामला हो, उनके एजुकेशन के हवाले से हो, दीगर मामला हो, सारी दुनिया समझती है कि एक दहशतगर्द हुकूमत है जो इस वक्त काबिज़ है, जो इस वक्त मुसल्लत है, लेकिन उसी हुकूमत को 2025 में एक वाहिद मुल्क रशिया उसे तस्लीम करता है और फिर उसके बाद इस तरह के मुआहदे हो रहे होते हैं। तो इसकी वजह आपको इसके पीछे क्या लगती है? क्या इसमें भारत का भी कोई किरदार आपको नज़र आता है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट है। यानी एक तरफ रशिया जो है उन्होंने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया और वाहिदी मुल्क के अफगान तालिबान को, और दूसरी जानब यानी रशियन जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी जानब से सबसे जो सख्त यानी मौक़िफ़ आप कह लें या बयानात अफगान तालिबान के हवाले से वो भी उनकी तरफ से आते हैं। अभी रिसेंटली यानी कई मौक़ों पर उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं रशियन, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में 22 से लेकर 25,000 जो फ़ॉरेन फाइटर्स हैं वो वहाँ पर बेस करते हैं, जो कि पूरे रीजन इंक्लूडिंग रशिया उसके लिए एक थ्रेट है। ISKP के हवाले से उनके सीरियस खदशात हैं। रशियन डिप्लोमेट्स, उनसे हमारी जब बात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि हमने रिकग्निशन तो दी लेकिन हमारे जो कंसर्न्स है वो अभी तक एड्रेस नहीं हो पा रहे। मुझे लग रहा है कि ये जो डिफेंस डील हुई है मॉस्को में, उसमें रिटर्न में अफगान तालिबान भी कुछ देंगे रशिया को, खासकर जो ISKP का इशू है। यानी एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो ISKP का इशू है वो आप एक बारगेनिंग चिप कह लें, एक ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पर कह लें कि वो अफगान तालिबान उसको यूज़ करते आ रहे हैं। वो चाहे अमेरिकन हो, उनके साथ भी कुछ ये भी इतलात आ रही है, यानी सीनियर जो अफगान जर्नलिस्ट है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ऑलरेडी कुछ यानी काउंटर टेररिज्म के हवाले से अरेंजमेंट्स हैं अमेरिकन और तालिबान का हुकूमत के माबैन ISKP के हवाले से। रशिया के साथ भी मेरे ख्याल में इस तरह की अरेंजमेंट्स जो है उस पर काम हो रहा है, और रिटर्न में डेफिनेटली रशिया जो है वो ISKP के हवाले से अफगान तालिबान का जो ताउन है वो यानी चाहेंगे। तीसरा जो फैक्टर है, यानी जितनी मेरी असेसमेंट है या जो मेरे पास मालूमात हैं कि अब पिछले कुछ सालों में जो यानी रशिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, खासकर काउंटर टेररिज्म के हवाले से, स्ट्रेटेजिक जो बाकी मामला है उसके हवाले से, कनेक्टिविटी के हवाले से भी सीनियर लेवल के जो डेलीगेशंस है वो आ रहे हैं, यानी रशिया की जानब से, पाकिस्तान की तरफ से भी जा रहे हैं। तो ये एक यानी कोशिश नजर आ रही है। वकार साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। सर आपकी भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। वकार साहब ये फरमाइएगा, अब आप से ये टेक्निकल मुआहदा चाहे जो मुल्ला याकूब कह रहे हैं या फिर ये दिफाई फ़ज़ाई मुआहदा है, जिस तरह जो भी मुआहदा है ये बज़ाहिर क्या लग रहा है आपको? क्या ये अगेंस्ट पाकिस्तान लग रहा है? इसी तरह से रीड कर रहे हैं आप इसे? कहते हैं एक तो इसकी तफसीलात सामने नहीं है, बाकी इनकी आदत है। देखें जो तालिबान या ख्वारिज गवर्नमेंट है दे बहुत एग्जरेट करते हैं, और आई थिंक दोवल साहब भी वहीं पे थे शायद जब बातचीत हुई है, तो उसमें एक तो इनकी आई थिंक टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है। कुछ पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं, कुछ आई थिंक T-55 टैंक्स हैं शायद, जो बहुत पहले रशियन छोड़ के गए थे, उसकी रिपेयर हो सकती है, या हो भी सकता है कि कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वगैरह हो, वो भी पुरानी रशियन वहाँ पे छोड़ के गए हुए, उनकी रिपेयर। और लेट्स सपोज के ये ले भी आते हैं कि लो टेक सिस्टम, तो क्या हो जाएगा अगर पाकिस्तान S-400 को नॉकआउट कर सकता है, जो आई थिंक इससे बहुत एडवांस सिस्टम है, तो ये आई थिंक इनकी औकात नहीं है। बाकी दिस इज बेसिकली टिकटॉक रजीम है। आप देखें सोशल मीडिया पे ये एग्जरेट करते हैं, रशिया की तरफ से कोई इस पे डिटेल नहीं आई है, और ये भी एक तरीका होता है कि आप जो है आउट ऑफ द वे जाके और या कह रहे हैं कि आप उसको एग्जरेट करके ब्लो अप करके चीजों को पेश करें। इनकी हालात ये है कि ऑलमोस्ट 90% इस आबादी इज सफरिंग फ्रॉम हंगर। 2 करोड़ खवातीन बंद हैं, उसका ख्याल करें और आवाम के ऊपर पैसा खर्च करें। अभी जो लाखों मुहाजिरीन गए वहाँ पे उनको वहाँ रहने की जगह नहीं है, बड़ी सीरियस रिपोर्ट्स आ रही हैं। और वकार साहब जिस तरह से अभी एहसान साहब भी बात कर रहे थे कि ये एक मौका फराहम किया है पाकिस्तान को, अफगानिस्तान ने इस तरह के स्टेटमेंट्स देकर, इस तरह की बात करके, तो क्या समझते हैं आप, क्या पाकिस्तान इस मामले में रशिया से बात कर सकता है या करेगा कि एक दहशतगर्द स्टेट उनके साथ अगर इस तरह का मुआहदा होता है तो फिर आगे मामलात किस तरफ जाएंगे? तो क्या पाकिस्तान बात कर सकता है इस सिलसिले में? आई थिंक इसमें बाकी तो एंटायरली अप टू फॉरेन ऑफिस, लेकिन एक ये भी चीज जरूरी है कि इससे आई थिंक ऑलमोस्ट 3 दिन पहले रशिया की जो इंटेलिजेंस है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि 20 दहशतगर्द तंजीमें जो है अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, तो ये भी एक फैक्ट है। बाकी जो है अगर ये समझते हैं कि ये इन भपकियों से पाकिस्तान डिटर होगा, अभी जो रिसेंट अटैक हुआ है जाफर एक्सप्रेस पे, पाकिस्तान ने उसका स्कोर बराबर करना है, इंशाल्लाह जरूरत होगी तो विल गो क्रॉस एंड हिट देम।
तो आई डोंट थिंक सो ये डेटा फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक इसकी तफसीलात नहीं आती, और हो सकता है भारत की तरफ से ये एक स्पैनर फेंका गया हो कि इसमें रशिया पाकिस्तान के रिलेशन में डेंट आ जाए, तो आई थिंक लेट इट बी विद द फॉरेन ऑफिस को किस तरह डील करते हैं, क्योंकि अभी तक इसकी कोई आई थिंक तफसील नहीं आई है, सिर्फ मीडिया के ऊपर एक शोर मचा हुआ है और इसकी कोई डेट भी ये नहीं बड़ी है कि कब इंपॉर्टेंट implement बात होना है। आपने की है, तो क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान नहीं के है हवाले से कुछ मुख्तलिफ स्पॉयलर्स तो हमें नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हो सकता है कि ताल्लुकात को डेंट पहुंचाने के लिए इस तरह की कोई हरकत की जा रही हो, तो वेट करना पड़ेगा हमें फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस पर क्या स्टेटमेंट आता है। एहसान साहब, मुझे ये फरमाइएगा, अगर हम इस सिनेरियो को देखते हैं तो इसको देखते हुए तो पाकिस्तान के एक तरफ भारत, फिर दूसरी तरफ अफगानिस्तान, और अब अफगानिस्तान को अगर ये मामला मीडिया से हटकर अगर ये वाक़अतन हकीकत में भी है तो फिर अफगानिस्तान को रशिया सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अब करना क्या चाहिए, और चीन के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन में? चीन कोई किरदार अदा कर सकता है? एक तो ये है कि ये जो मिसाइल यानी एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है कि रशिया जो वो एडवांस किस्म का कोई एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करे अफगान तालिबान को खासकर। सबसे जो ज़्यादा कंसर्न है मेरी नज़र में वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसके हवाले से, क्योंकि ब्लैक मार्केट जो है उसमें भी है, वो चाहे वो इस्लामाबाद में जो कुछ आए थे या जो कबायली इलाके में या जो साउथ केपी में वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, या इंटरनली जो अफगानिस्तान में, तो वो जो है जो ब्लैक मार्केट से इनके पास जो ड्रोन्स आ रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में एक सिक्योरिटी का मसला वो बन सकता है पाकिस्तान के लिए। बाकी जो है उसमें यानी रडार के हवाले से यानी, और मुल्ला याकूब 2022 से ये बात मुसलसल कहता आ रहा है कि जो अफगान एयर स्पेस है वो सिक्योर नहीं है, वहाँ पे जो ड्रोन्स है मुसलसल परवाज कर रहे हैं इंक्लूडिंग काबुल, और उनका इशारा उस वक्त हुआ करता था अमेरिका की जानिब, तो उनकी तरफ से यानी मुसलसल ये बात सामने आई, उन्होंने कई मौकों पे की कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरह टेक्नोलॉजी हमारे हाथ लगे ताकि इसका हम कोई हल निकाल सके, लेकिन अभी तक वो नहीं निकाल पाए। दूसरा, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा कि वो कोलैप्स कर गया, और भी ईरान और यूएस की जो जंग है उसमें भी हमने देखा कि बड़े एडवांस किस्म के पैट्रियट, बाकी जो मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो भी फेल हो गया है, तो वो नहीं कर पाएंगे, उनके पास टेक्निकल इश्यूज हैं, उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है। हाँ, उनके जो एयर यानी जो रेडार्स वगैरह है उनके हवाले से बात चल सकती है, मेरी भी कुछ इस तरह की इतलात हैं, खासकर उनके जो मेजर अर्बन सेंटर्स हैं, काबुल, कंदहार वगैरह, कुछ इस तरह के, और मज़ार शरीफ, वहाँ पे उनकी इंस्टॉलेशंस हो सकती हैं, लेकिन वो लो टेक होंगे, वो भी इतने एडवांस नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में कि मुल्ला याकूब ने खासकर जो बयान दिया है उसने एक यानी बेवकूफ़ी की है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक मौका मिला है कि इसको इंटरनेशनली भी और बायलैटरल रशिया के साथ भी इस इशू को उठा सकता है कि यानी मुल्ला याकूब ने डायरेक्टली थ्रेटन किया है इस मुआहदे की वजह से हमें। तो जो अभी तक अफगान तालिबान जो है वो इंसर्जन मूड से निकले नहीं है, अभी तक वो रियलाइज नहीं कर पा रहे कि वो एक रियासत है और वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, तो इस तरह के यानी बयानात का उनकी तरफ से आना। जी बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसान साहब, प्रोग्राम में आपसे वकार साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही थी रशिया और अफगानिस्तान के जो इस वक्त एक मुआहदे के हवाले से खबरें आ रही हैं उस पर बात हो रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। 24 मई बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में चमन फाटक से गुजरने वाली ट्रेन के करीब खुदकुश हमले में 14 अफराद जाँ बाक हो गए थे, जिसकी जिम्मेदारी कालदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। BLA 2011 से अब तक 20 से ज़ायद खुदकुश हमले कर चुकी है और इन हमलों में ख़वातीन का इस्तेमाल भी किया गया है। ये भी एक हकीकत है कि 2020 में बलोच यकजहती कमेटी के क़याम से कबल किसी बलोच खातून के खुदकुश हमले का रिकॉर्ड सामने नहीं आया था, लेकिन इसके बाद ख़वातीन खुदकुश हमलावरों के मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। बलोच ख़वातीन को मज़ाहमत और आज़ादी की अलामत के तौर पर पेश करने वाली BLA ख़वातीन को रज़ाकाराना तौर पर नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग, नफसियाती दबाव और मुख्तलिफ टैक्टिक्स के ज़रिए अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाती हैं। टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए ख़वातीन को राबते किए जाते हैं, वीडियोज़ शेयर करके उनकी जहन साजी की जाती है, एतमाद हासिल करके काबिल एतराज़ वीडियोज़ हासिल की जाती हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके खुदकुश हमलों पर मजबूर किया जाता है। विल्सन सेंटर की जनवरी 2025 की रिपोर्ट में दावा किया गया कि बाज़ ख़वातीन को जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए राबतों में लाया गया, उनका एतमाद हासिल किया गया और फिर काबिल एतराज़ मवाद के ज़रिए ब्लैकमेल किया गया।
सितंबर 2024 में WHO से वाबस्ता अदीला बलोच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया कि बलोच ख़वातीन को ब्लैकमेलिंग के ज़रिए दहशतगर्दी की सरगर्मियों में धकेल दिया जाता है। वो ख़ुद इस अमल की ऐनी शाहिद हैं। अदीला कुछ अरसे पहाड़ों में भी रहीं और उन्हें खुदकुश हमले के लिए उकसाया जाता रहा। इसी तरह सुमैया कलंदरानी के बारे में भी कहा जाता है कि वो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी कि जिसके घर वाले BLA और BLF से वाबस्ता थे। मुल्क मुखालिफत जज्बात उभार कर उन्हें 25 साल की उम्र में एक खुदकुश हमले में इस्तेमाल किया गया। एसोसिएट प्रेस की 2025 की रिपोर्ट, फ्राइडे टाइम्स जनवरी 2026 और बलूचिस्तान पल्स दिसंबर 2025 के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुसूसन टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम मुबैना तौर पर भर्ती और राबतों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। 23 साला कानून की तालिबा माहिल बलोच को भी इंस्टाग्राम के ज़रिए मुल्क मुखालिफ मवाद भेजा गया, फेसबुक के ज़रिए राबते में रखा गया और फिर खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। हालांकि उनके घर वालों का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। भारतीय मीडिया भी ब्लैकमेल या जहनी तौर पर मुतासर की गई ख़वातीन को मज़ाहमत की अलामत बनाकर पेश करता रहा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह जो मुलाकात होगी, अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।